निर्मला सीतारमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। से ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आई हैं, तब से देश लगातार आर्थिक मोर्चे पर गर्त में जा रहा है। हम इसका विरोध करते रहेंगे और अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। मंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद जो योजना चलाई थी जीरो बैलेंस की खाता खोलने की, जनधन योजना, हमने लाखों करोड़ों खाते लोगों के खोले हैं। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तब तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रखती है जब तक भारत सरकार अपने घुटने नहीं टेक देगी। यहाँ भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी जाके लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो पहले इतिहास में कर चुके हैं उसे दोबारा करके दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे DS4 चैनल में और मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अगर जंतर मंतर का नज़ारा दिखाया जाए तो चारों तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग अपनी मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर उपस्थित हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनकी मांगे क्या है, उनकी समस्या क्या है, ये उन लोगों से जानेंगे। पीछे आप मंच देख रहे हैं, मंच से जो वक्ता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। पूरा जो रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, उन्हीं के तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? चैन सिंह रावत। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ धरना दे रहे हैं? देखिए, भारत सरकार द्वारा जिस तरह से ग्रामीण बैंकों का IPO जारी किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके विरोध में आज देश की 43 RRB से, ग्रामीण बैंकों से सभी ग्रामीण बैंक कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार ने जिस ग्रामीण बैंक का जिसका उदय जो है संसद से हुआ था और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जिसका उदय किया गया, उसी ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में बेचकर और अडानी अंबानी के हाथों में देकर ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ धोखा हो रहा है और ग्रामीण जनता के साथ जो धोखा हो रहा है उसके विरोध में आज ग्रामीण बैंक कर्मी इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी मांग को लेकर तब तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल करते रहेंगे जब तक सरकार की नींद न जाग जाए। सरकार जो घमंड में है, जो लोगों के साथ छलावा कर रही है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी 100 रुपये खाता खोलने के लिए नहीं ला सकता है, उस व्यक्ति को हम सेवा दे रहे हैं, उस ग्रामीण भारत को हम सेवा दे रहे हैं। लेकिन सरकार हमारा जो ग्रामीण बैंक का जो स्ट्रक्चर बना है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है। यहाँ पर प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण बैंक सुविधा देते हैं, खाता खोलते हैं, बहुत सारी सेवाएं देते हैं। जो लोग बैंक में जाने से डरते हैं, शर्माते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन ग्रामीण बैंक कर्मियों को हम सेवा दे रहे हैं। ऐसी सेवाएं बंद करने का जो सरकार का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से सरकार नीतियां अपना रही है, हम उसी का विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। विरोध तो समझ में आ गया, इस बात को लेकर कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल कि निजीकरण होने से दिक्कत क्या है? अच्छा, तो अगर निजीकरण हो जाता है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कुछ बदलाव आएंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र में जहां सेवाएं दे रहे हैं वहां पर जीरो बैलेंस से खाते खुलते हैं, जीरो बैलेंस का खाता खुलता है। हम जीरो बैलेंस की सुविधा लोगों को दे रहे हैं। निजीकरण होने से वो व्यक्ति अब हमारे बैंक में खाता नहीं खोल पाएंगे और उनकी जो पेंशन है या जो किसान निधि है और जो उनकी कॉलोनी का जो पैसा मिलता है मकान के लिए, वो उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। डायरेक्ट जो DBT हो रही है वो सेवाएं हम दे रहे हैं, ज़ीरो बैलेंस पे दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद जो योजना चलाई थी जीरो बैलेंस की खाता खोलने की, जनधन योजना, उसके माध्यम से हमने लाखों करोड़ों खाते लोगों के खोले हैं। लेकिन क्या वो खाते सरवाइव हो पाएंगे? क्या वो 1000 रुपये और 500 रुपये का बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। जब उनके पास बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं है तो वो सेवा कैसे ले पाएंगे? हाँ सर, आपसे जान लेते हैं। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? विवेक मिश्रा। हाँ, विवेक जी कहाँ से आए हैं? लखीमपुर, UP।
लखीमपुर यूपी से आए हैं, किन मांगों के साथ आज जंतर मंतर पर? बैंक, ये जो भारत सरकार ग्रामीण बैंकों के साथ जो ये दोहरा व्यवहार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। सबसे तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो मार्च 18 तक बैंक सेवा में आ गए हैं उनको पुरानी पेंशन के तहत लाभान्वित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने जो है ये अपने निर्णय को तोड़ मरोड़ के पेश किया और हम लोग तो जो जुलाई 12 की हम लोगों की ज्वाइनिंग है, लेकिन हम लोगों को ओपीएस से वंचित करके एनपीएस ज़बरदस्ती हम लोगों पे लादा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तब तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रखती है जब तक भारत सरकार अपने घुटने नहीं टेक देगी। घुटने टिकवा रहे हैं भारत सरकार से, लेकिन अगर हम विरोध को हटा दे साइड में, तो भारत सरकार जो भी नीतियाँ लेकर आ रही है, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा तो है, सुविधाएं बढ़ाने के लिए ही लेकर आ रही है ना। मैडम, आपसे बताना चाहूँगा कि ग्रामीण बैंकों का काम समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, वहाँ तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने के लिए ग्रामीण बैंक का उदय हुआ था, ना कि हम लोग एक प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिव एंटिटी थे। इस बात को भारत सरकार को अपने नज़र में रखना चाहिए कि हम लोग जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाते हैं, और अगर इस तरीके से वो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, सौतेला व्यवहार करेंगे, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण बैंक जो भी हैं उनको प्रवर्तक बैंक से मुक्त किया जाना चाहिए। एक अध्यक्ष को छोड़ करके बाकी जो भी उनके डायरेक्टर हैं उनको स्पॉन्सर बैंक में वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मनमानी करके हम लोगों का जो है शोषण करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आप खुद समझ सकती हैं कि ये नीतियाँ दमनकारी हैं। इससे हम लोगों का बिल्कुल मानसिक और शारीरिक हर तरीके से शोषण हो रहा है। ये नीतियाँ दमनकारी कह रहे हैं आप लोग, तमाम लोग यहाँ पर जितने भी आप इकट्ठा हुए सब कह रहे हैं कि दमनकारी नीतियाँ, लेकिन सरकार लगातार इनके फायदे भी तो गिनवाती है कि कितना लाभ होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, आसान हो जाएंगी ना चीज़ें। आप प्राइवेट बैंक में रहती 5 to 10,000 रुपये मिनिमम अबाउट। एक जो गरीब किसान है, आजीविका चला रहा है खेती, वो क्या 10,000 15,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाएगा? हम जीरो बैलेंस मेंटेन रखते हैं कि जीरो बैलेंस पे भी कोई चार्ज नहीं मेंटेन कर रहे हैं उसको। 10-20 ज़मीन हो चाहे 1 बीघा, आपने प्राइवेट सेक्टर में जाइए 2 हेक्टेयर की जमीन के नीचे उसको किसान कार्ड नहीं बनाते हैं। हम 1 बीघे 2 बीघे पे भी किसान कार्ड और उसकी सेवाओं के लिए बना रहे हैं। तो अगर हमारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या वो जो सुविधाएं वो गरीब तबके को मिल रही वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे हम। इसलिए सरकार की दमनकारी नीति, इन नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों की जो स्थापना हुई है 1976 में आरआरबी एक्ट, वो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने बनाया था कि ग्रामीण परिवेश में ऐसे लोग जो बैंकिंग योजनाओं से वंचित हैं उन्हें बैंकिंग की मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। और ये अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो शायद हम उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। चलिए आपसे जान लेते हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप, और इसी के साथ पहले आपकी बात सुन लेते हैं। चलिए, आपने भी एक सवाल पूछा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों बुरा है। अगर प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा होता तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या कोई भी प्राइवेट संस्था लोगों की सेवा करने के लिए आगे नहीं आई थी। तब सरकारी कर्मचारी सारे जो है लोगों की सेवाएं कर रहे थे। इसलिए सभी चीज़ें सरकारी होनी चाहिए जो कम पैसे में सभी लोगों को मुहैया हो जाएं, जिससे देश का भी विकास हो और सबका विकास हो। आते हैं सर आपके पास, आगे आ जाइए सर। अच्छा, क्या नाम है सर? पहले तो आपका नाम जान लेते हैं। बड़े मतलब लग रहे हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं आपके। मेरा नाम आनंद स्वरूप है और मैं कार्यकारी महामंत्री आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ संबद्ध ऑल इंडिया रूरल रीजनल बैंक्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन संगठन, ये हमारा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, जो लगातार ग्रामीण बैंक की स्थापना से लेकर 1976 से लेकर अब तक लगातार ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए, ग्रामीण भारत के लिए संघर्ष कर रहा है। और अब तक जो कुछ भी मिला है सरकार की रहमो करम पर, आज तक वो कुछ नहीं मिला। हमारे इसी ऑल इंडिया रूरल रीजनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नेताओं ने कोर्ट के माध्यम से हमेशा हम लोगों ने अपना हक हासिल किया है। और अब तक जो पेंशन मिल रही थी, अब तक जो पेंशन मिल रही थी उसको भारत सरकार ने कोर्ट के दबाव में आकर 2012 तक का लागू तक 11 तक का लागू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद के जो ये पेंशन का आदेश जब 2018 में आया तो ये 18 तक क्यों नहीं लागू हुआ? हम लोग इसकी हक की मांग कर रहे हैं। लगातार सरकार, मुझे याद है 2012 में जब पहली बार यूपीए गवर्नमेंट एफडीआई लेकर आई थी, तब इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या इनके लोगों ने सबसे पहले एफडीआई का विरोध किया था। और आज यही लोग देश को बेचने को उतारू बैठे हुए हैं। सबसे पहले जीएसटी का विरोध करने वाले, आधार का विरोध करने वाले आज वही नीतियाँ हमारे पर लागू कर रहे हैं, थोप रहे हैं, बैंकों को बेचने का काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार शोषण हो रहा है। हाँ, मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा थे, जो इनके संस्थापक थे, दीनदयाल उपाध्याय जी, दीनदयाल जी की योजना थी अंत्योदय का उत्थान होना चाहिए।
हम अंत्योदय का उत्थान कर रहे हैं ग्रामीण बैंक के माध्यम से। मैं सबसे पहले ग्रामीणों की सेवा करता हूं। एक एक ग्रामीण भारत की तस्वीर मेरी आंखों में है। मुझे पता है कि एक धोती पहनने वाली एक गरीब महिला जो ग्रामीण बैंकों में आती है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको हम लोग सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उसको हम लोग धन मुहैया कराते हैं। और उन्हीं ग्रामीण बैंकों को बेचने का काम ये भारत सरकार आज कर रही है। जब से ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई हैं, तब से देश लगातार आर्थिक मोर्चे पर गर्त में जा रहा है। हम इसका विरोध करते रहेंगे और अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। निजीकरण को लेकर आप क्या कह रहे थे? मैडम, सरकारी नीतियां इतनी अच्छी हैं तो पुरानी पेंशन बैंकर की बंद की, सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बंद कर दी गई, पर क्या कहते हैं नेता पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? जब सरकारी नीतियां इतनी क्यों ले रहे हैं? पुरानी पेंशन के लिए काम कर रहे हैं नेता, आप लोगों ने मैडम हम भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, हम भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हैं तो पुरानी पेंशन वो ले रहे हैं और बैंकर को नहीं दे रहे, गवर्नमेंट सारे एम्प्लॉय को नहीं दे रहे। क्या कहते हैं धराशायी गई रही थी, तब क्या कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट डॉक्टर्स वो आपके सामने आए थे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूटा था सरकार को और पब्लिक को बुरी तरीके से। सरकारी नीतियां अच्छी हुए तो उनको गिनाइए हमें। सर, निजीकरण के चलते क्या चीज़ें आसान होंगी? क्योंकि अगर हम सरकारी सुविधाएं की बात करें, बड़ा लंबा टाइम लग जाता है, मेहनत लग जाती है, चक्करों पे चक्कर लगते रहते हैं। तो जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी ना? मिनटों में काम हो जाएगा, 10-15 मिनट में काम बन जाएगा। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा सवाल हम समस्त भारत से करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा परिवार है जो सरकारी सेवा में अपने पुत्र को नौकरी नहीं देना चाहता? हर व्यक्ति सरकारी सेवा में आना चाहता है और सरकार की नीतियों का ही विरोध हम सब करते हैं। हम सब सुधार के लिए आए हैं, ना कि किसी का विरोध करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार की नीतियों में सुधार हो। भारत सरकार हम सब को देखकर, ग्रामीण भारत को देखकर अपनी नीतियों का विकास करे, अपनी नीतियों को लागू करे, जिससे ग्रामीण भारत का उत्थान हो, मेरे देश का उत्थान हो, आप सबके देश का नुकसान वो उत्थान हो। और हम सिर्फ इसी भावना को लेकर आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अंत्योदय का उत्थान हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, रास्ता भी इससे आपको निकालना है। सिर्फ इतना सा मेरा प्रश्न। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी ये कह रहे थे जो आपने निजीकरण वाली बात कही थी, ये बताइए 75-80 साल का वृद्ध आदमी या महिला अगर हमारी बैंक में आती है, मैं निजीकरण की बात आपके उसका जवाब दे रहा हूँ, आती है तो अभी उसकी बात हम बखूबी सुन पाते हैं, पेंशन आई है नहीं आई है, जो उसको हिंदी में वो लोग वहाँ 60 साला बोलते हैं, वो चीज़ पैसा आया नहीं, हम लोग उसको बता पाते हैं। लेकिन जब यही बैंक का अस्तित्व निजी हाथों में होगा और जो हमारे बाप अडानी और अंबानी हमको फ़ोन कर रहे होंगे, तो क्या उसी तन्मयता से हम जवाब दे पाएंगे उनको? आप बताइए, आप अपने बाप से बताइए, नहीं दे पाएंगे ना, तो इसलिए निजीकरण गलत है। सरकार फायदे गिना रही है। जिंदाबाद 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 भारत सरकार जिंदाबाद। बात कर लेते हैं सर, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आप सरकार, आप आइए सर, आपसे भी दोनों से सवाल है कि सरकार इसके फायदे गिना रही है। सरकार कह रही है कि जो बैंकों की लाभदायिकता बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक विकास की गति जो है वो दोगुनी चल जाएगी। योजना आयोग यूपीए गवर्नमेंट से पहले भारत देश में लागू था। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाए। मुझे भारत सरकार सिर्फ इतना सा जवाब दे दे कि नीति आयोग बनने के बाद इस देश में कितने गरीबों का उत्थान हो गया। मुझे जहां तक जानकारी है 2014 के बाद इस देश में 40 नए अरबपति खरबपति इस देश में पैदा हो गए। आखिर अगर उनके बीच में और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है तो इसकी जिम्मेदार भारत सरकार की नीतियां नहीं तो क्या है? मुझे सिर्फ इस बात का भारत सरकार जवाब दे दे। मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, एक बैंकर की हैसियत से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस देश में गरीबों का उत्थान होना चाहिए या कारपोरेट जगत के पूंजीपतियों का होना चाहिए? सवाल भारत सरकार के सामने है, जवाब जनता को दे। चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से आपका जवाब भी चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अतुल कांत अवस्थी। कहाँ से आए? सीतापुर से। सीतापुर से आप आए। अगर निजीकरण हो जाता है तो जो अनुशासन से सिस्टम चलेगा और लापरवाही जो आमतौर पर देखी जाती है वो नहीं दिखेगी, ऐसा सरकार गिनवा रही है फायदे, उस पर आपका क्या कहना? सबसे पहली बात तो ये कि अगर सरकार है तो जब सरकार सरकारी है तो फिर सरकार से जुड़े हुए तंत्र सरकारी क्यों नहीं रह सकते? सरकार का सारा मैनेजमेंट सरकारी कर्मचारी ही तो देख रहे हैं या प्राइवेट कर्मचारी देख रहे हैं। दूसरी चीज़, भारतवर्ष के अंदर जितने भी संसाधन हैं उन पर सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? भारत की जनता का, ना कि कुछ विशेष पूंजीपतियों का। भारत सरकार इस समय क्या कर रही है? सारे संसाधनों को कुछ अमुक व्यक्तियों के हाथों में ही तो सौंप रही है, फिर वो अपनी मर्जी से उस पर जो चाहे जैसे चाहे वैसे उगाही करे। क्या ज़रूरत है फिर सरकार की भी? अगर सब कुछ प्राइवेट ही अच्छा है
तो सरकार की क्या ज़रूरत है? सरकार के द्वारा जो इतना प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, इतना धन उनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर खर्च किया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत है? उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? चाहता हूँ सरकार से कि क्या इसको साहूकारी प्रथा पर लाना चाहती है क्या बैंकों में? क्योंकि जब इन्होंने राष्ट्रीयकरण करा था तो साहूकारी प्रथा थी, जिससे कि आम पब्लिक को वो लाभ नहीं मिल पा रहे थे, जो कि उन्हें किसी से 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा लेना पड़ रहा था। उसको ख़त्म करने के लिए बैंकें खोली गई, फिर ग्रामीण बैंक ला, इससे ग्रामीणों को सेवा हो। लेकिन फिर ग्रामीण बैंकों को सबको ख़त्म करके फिर साहूकारी प्रथा करने के लिए कुछ बिजनेसमैन है, बड़े लोगों को ही फायदा पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? सरकार कह रही है अगर निजीकरण करेंगे तो उससे देश की वृद्धि होगी, देश आगे बढ़ेगा। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, साहूकारी प्रथा ही होगी, आएगी, इससे कोई फायदा नहीं होना, बल्कि साहूकारी प्रथा ही लौट के आएगी जो पहले थी, जिसको खत्म किया गया था उसी को ही लाएगी। तो सरकार केवल अपने वोटों की या राजनीति के चक्कर में, इस चक्कर में ही कर रही है ऐसा। सर, ये नया भारत है तो नई नीतियों को आप स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मोदी जी का नया भारत है, वो तो कहते हैं ना कि कल्पना करता हूँ मैं एक नए भारत की, और हम आज़ादी का जश्न मनाने भी जा रहे हैं, तो उनकी नीतियों को अपनाओ। हर चीज़ का विरोध करना सही थोड़ी ना है। देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक मानसिकता बन चुकी है हम युवाओं की, कि हम हमेशा राजनीति को कोसते हैं, राजनीति गंदी है, सिर्फ इतनी बात करते हैं, लेकिन अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छा नेता नहीं बनाना चाहता। आखिर क्यों? अगर ये राजनीति इस बात की दोषी है तो फिर राजनीति के माध्यम से बैठे हुए हमारे नुमाइंदे जो भारत सरकार चला रहे हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, राजनीति के माध्यम से अगर ये देश चल रहा है तो इसके जिम्मेदार हम सब हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो मेरी ये पूरी जिम्मेदारी है कि इस देश को सही दिशा में ले जाएं। हमारी भी जिम्मेदारी, जैसी ये जिम्मेदारी है उसी तरह की सारी जिम्मेदारी एक सामान्य नागरिक की है। इस देश के अंदर जो भी इस देश का नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है कि नीतियाँ सही ढंग से लागू हों, उनका हम समर्थन करें, बशर्ते नीतियाँ सही और सच्ची होनी चाहिए। आप दूसरे को दोषी बनाकर, आप दूसरे की योजनाओं में दोष निकालकर अपनी योजनाओं का अमली जमा पहनाना चाहते हैं और नए तरीके से आप नया भारत बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं भी उसके लिए समर्थन के तैयार हूँ। मैं भी नया भारत चाहता हूँ, मैं भी विकसित भारत चाहता हूँ, मैं भी युवाओं के हाथ में कलम और उनके हाथों में किताब देखना चाहता हूँ, मैं उनके हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युवाओं के हाथ से नौकरी छिन जाए, युवाओं के हाथ से रोजगार छिन जाए। ये युवा इस देश को बदल रहे हैं। आज ये युवा भारत है। मोदी जी खुद कहते हैं कि ये युवाओं का भारत है, तो ये सब युवा इस देश की तकदीर और तकदीर बदलने की मादा रखते हैं और हम सब वो करके दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मोहित चौधरी। मोहित जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे जो आपका प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर और निजीकरण को लेकर? प्राइवेटाइजेशन, अगर आप पीछे जाते हैं तो जो 1975 में जब 64 से लेकर और जब नेशनलाइज बैंक्स बनाई गई थी, वो केवल उनका मूलभूत कारण यही था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो ग्रामीण भारत था, ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत को अपलिफ्ट करने के लिए तथाकथित पिछले देश में चल रही लगभग 150-200 साल से जो बैंकें चल रही थी वो अपलिफ्ट नहीं कर पा रही थी। मजबूरन तत्कालीन सरकार को चीज़ें रिवर्स करनी पड़ी और एक कमेटी फॉर्म करी। नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर ग्रामीण बैंकों का गठन हुआ। उसके बाद 196 ग्रामीण, धीरे धीरे 196 ग्रामीण बैंक के साथ हम पूरे भारत में फैले और आज की तारीख में अगर सामूहिक रूप से आप देखा जाए तो हम 31 मार्च 2022 के डेटा के अनुसार 9.5 लाख करोड़ का व्यवसाय कर रहे हैं अपनी शुरुआती 46 साल में और लगभग 42 करोड़ जनता को हम सेवा दे रहे हैं, जो आज तक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने शुरुआती 46 वर्षों में नहीं किया। सर, आपको लगता है कि यहाँ से आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच पाएगी और सरकार आपकी ओर ध्यान दे पाएगी? देखिए मैडम, यहाँ इतिहास में अगर आप जाएंगी तो सारी आवाज़ें यहीं से पहुँची हैं। ये प्राइमरी स्टेप है हमारा, ये एहसास, ये केवल एक ललक है, ये एक वो जोत है जहाँ से ये एहसास होता है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हाँ, अभी ग्रामीण बैंक के में जिंदा हैं। तो ये जिंदा होने की लड़ाई अभी हम बता रहे कि हम जिंदा हैं और हम लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी जाके लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो पहले इतिहास में कर चुके हैं उसे दोबारा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये सभी लोग हमारे साथ हैं जो आज भी सरकार की जो गलत नीतियां हैं निजीकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और तमाम मांगे उठा रहे हैं सरकार से कि इन मांगों की ओर हमें ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं सरकार प्राइवेटाइजेशन को जोर दे रही है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जनता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।